हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम कह देते हैं कि हमने क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर दिया। उसका मतलब क्या होता है? लेट्स स्टार्ट। Endorsement means writing of a person's names on the face or back of a negotiable instrument or on a slip of paper next thereto, right? कहते हैं endorsement का मतलब होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट की बैक या फेस पे किसी पर्सन का नेम जब राइट ऑन कर देते हैं, लिख देते हैं, और या फिर हम एक स्पेशली साथ में स्लिप अटैच करके उसके साथ क्या कर देते हैं, स्टेपल कर देते हैं, अनेक्स कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफरेबल। द पर्सन हु साइंस द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एंडोर्स, राइट? एंडोर्सी बोलेंगे, एंडोर्सर, सॉरी। एंड द पर्सन टू whom it is endorsed is called endorsee, राइट? कि जो पर्सन एंडोर्स कर रहा होगा वो क्या होगा? एंडोर्सर। वेट, endorser, and the person whom it is endorsed is called endorsee, right? Now what are the essentials of a valid endorsement? कि अगर endorsement को valid बनाना है तो उसकी क्या क्या essentials हैं जिनको कि fulfill करना ज़रूरी है? It must be on the instrument itself. If there is no place on the instrument, it must be on the slip of paper called along नेक्स्ट टू द इंस्ट्रूमेंट, राइट? कि या तो वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होनी चाहिए एंडोर्समेंट। अगर वहाँ पे प्लेस नहीं है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो हम क्या करेंगे? स्पेशली एक स्लिप साथ में अटैच कर देंगे। इट मस्ट बी साइंड बाय द एंडोर्सर फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। एंडोर्सर के थ्रू क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड बाय द एंडोर्सर ईदर बाय साइनिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट और बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द पर्सन टू whom द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल इन एडिशन टू दी हिज सिग्नेचर, राइट? कि जो पर्सन एंडोर्स कर रहा है वो क्या करेगा? या तो उस पर साइन करेगा या क्या करेगा? दूसरे पर्सन जिसको कि वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर रहा है उस पर्सन का नेम क्या करेगा? मेंशन करेगा इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट? कि वो कंप्लीट एंडोर्समेंट कब मानी जाएगी? जब वो इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी क्या हो जाएगी? सेकंड पर्सन को के पास हो जाएगी। Clear? So these are the essentials of a valid endorsement. Now what are the different kinds of endorsement? Endorsement can be divided into following kinds: blank or general, full or special, and third one is restrictive, fourth one is partial, and fifth one is conditional or qualified. So first one is blank or general endorsement. Blank or general endorsement क्या होती है? An endorsement is said to be blank or general if endorser signs his name only on the face or back of the endorsement, right? कहते अगर ब्लैंक और जनरल की बात करें, अगर एंडोर्सर क्या कर रहा है? ओनली नेम ही मेंशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ब्लैंक और जनरल इंस्टॉलमेंट। In a blank endorsement, endorsee's name is not written. With the result, the instrument becomes payable to bearer even though originally it was payable to order, right? कि जब तक हम जिस पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर रहे हैं तब तक उसका, जब तक उसका नेम मेंशन नहीं होगा तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा? पेबल टू बियरर बन जाएगा। यानी जिसके उस टाइम पे जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसको क्या कर दिया जाएगा? वो पेमेंट क्लेम कर सकता है। ईदर कहते ओरिजिनली इट वाज पेबल टू ऑर्डर। आफ्टर अ ब्लैंक एंडोर्समेंट इवन एन इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर बिकम वन पेबल टू पेयर, राइट? नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट। If an endorser signs his name and adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of a specified person, the endorsement is said to be in full, right? कि अगर उसने नेम भी लिखा है अपना, राइट? कि अगर उसने अपना नेम भी लिखा है एंड एक स्पेशल डायरेक्शन भी पे कि किस अमाउंट में जो किस सॉरी डायरेक्शन में अमाउंट जो पे होगी और टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, देन द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी इन फुल, राइट? कि उस पर नेम भी है, अमाउंट भी मेंशन है और उसी वे में ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिस वे में वो प्रेस्क्राइब्ड है। सो वो क्या हो जाएगी? हमारी फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट। क्लियर?
नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट क्या होती है? एन एंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्टिंग और प्रोहिबिटिंग फर्दर ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, कि जहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट की फर्दर ट्रांसफेरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, if A, while endorsing the negotiable instrument to X, writes on it, pay the contents to X only and X cannot negotiate it further, right? ए ने कि जब एंडोर्स किया तब उसने लिखा कि इसके जितने भी अमाउंट है वो किसको पे की जानी चाहिए, एक्स ओनली, सो देयरफॉर एक्स कैन नॉट नेगोशिएट इट फर्दर, आगे वो नेगोशिएट किसी और पर्सन को नहीं कर सकता। क्लियर? हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में होल्डर एंड ड्यू कोर्स की एग्जांपल में किया था कि ए ने एक प्रोमिसरी नोट बनाया बी के फेवर में, तो बी ने एज अ गिफ्ट क्या कर दिया, उसको नेगोशिएट ट्रांसफर कर दिया डी को, राइट? सो इन दिस केस उसने क्या लिखा कि वो एक्स के लिए है, तो वो एक्स उसको फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकता। क्लियर? दिस इज रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास पार्शियल एंडोर्समेंट। व्हेन एन एंडोर्समेंट इज डन ओनली फॉर वन पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट? कि अगर पार्शियल अमाउंट के लिए है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी पार्शियल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कंडीशनल एंडोर्समेंट। An endorsement is conditional when it limits or removes the liability of the endorser, right? While a restrictive endorsement places restriction on the negotiability of the instrument, a conditional endorsement limits or removes the liability of the endorser, right? कि वहाँ पे क्या होता है, restrictive endorsement restriction put की जाती है, but यहाँ पे क्या होती है, endorsement क्या करती है, कुछ लिमिट तक उसकी लाइबिलिटी को कम कर सकती है। यहाँ हमारी जो लाइबिलिटी एंडोर्समेंट होगी वो क्या होगी, कंडीशनल वे में होगी। देयर द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल एंडोर्समेंट। फर्स्ट वन इज sans recourse endorsement. When an instrument is endorsed by adding the words sans recourse to the endorsement, he does not incur the liability of an endorser to endorsee, right? For example, pay X or order sans recourse, right? वहाँ पे उसमें क्या लिखा है, सैन रिकॉर्स। आफ्टर सच एन एंडोर्समेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट क्लेम पेमेंट फ्रॉम द एंडोर्सर, राइट? कि अगर उस केस में उस पर सैन रिकॉर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है, सो द होल्डर कैन नॉट क्लेम पेमेंट फ्रॉम द एंडोर्सर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कंटीजेंसी एंडोर्समेंट। An endorsement where the endorser gets the liability only on the happening of an event which may not happen is called contingency endorsement, right? कि एक कंडीशन पे डिपेंड करती है कि उस कंडीशन के कंटीजेंसी के ऊपर कि वो होगी तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो आगे कंटिन्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, pay X or order on his marriage with C. In such an endorsement, the liability of the holder as an endorser would arise only if X marries C. Right? कि अगर X की क्या होगी, मैरिज होगी C से, तभी वो क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। The endorser by express words abandons some rights or takes up some liability under this type of endorsement, right? कि endorser क्या करेगा, या तो वो एक्सप्रेस करेगा थ्रू वर्ड्स कुछ राइट्स और क्या करते हैं, लाइबिलिटी क्या कर लेते हैं, डिस्चार्ज करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, pay X or order, not notice of dishonor not required. The endorser has the right to get notice of dishonor, but in this example he abandons the right, right? कि यहाँ पे क्या है, एंडोर्सर को राइट मिल गया, एंडोर्सर के पास राइट तो है कि नोटिस ऑफ डिसऑनर दे दे, बट क्या है वहाँ पे उन्होंने ये राइट उसका क्या कर लिया, छीन लिया, राइट? वहाँ पे लिख रखा है पे एक्स और ऑर्डर नोटिस ऑफ डिसऑनर नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? नेक्स्ट वन आ जाती है हमारे पास सैंस फ्रेज एंडोर्समेंट। एन एंडोर्समेंट विच डज नॉट मेक द एंडोर्सी और द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू इनकर एनी लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, राइट? कि जहाँ पे क्या है, एंडोर्सी या होल्डर को कोई भी लाइबिलिटी क्या है, फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी। सो ये हो जाती है हमारे पास सेंस फ्रेज एंडोर्समेंट। क्लियर?
नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कैंसिलेशन ऑफ एंडोर्समेंट। इफ द होल्डर ऑफ द एंडोर्समेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोर्सर, राइट, कि जो एंडोर्समेंट का होल्डर है, इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द एंडोर्सर डिस्ट्रॉयज द रेमेडीज अवेलेबल टू द एंडोर्सर अगेंस्ट एनी प्रीवियस एंडोर्सर्स, द एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटीज as if his endorsement is cancelled. For example, X is the holder of a bill of exchange payable to the order of A. Right? X क्या है? Holder है bill of exchange का, payable to the order of A, which contains the following endorsement. First endorsement A, second endorsement B, third endorsement C, and fourth endorsement B. X directly files a suit against B without the consent of D and strikes out the endorsement card of B without the consent of D. This action destroys the remedies available to D against C and B. Hence, D is relieved of all his liabilities as an endorsement. Right? कहते हैं X ने क्या किया, एक डायरेक्टली सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट B विदाउट द कंसेंट ऑफ डी। राइट, डी ने क्या, डी से कंसेंट किए बिना बी के खिलाफ अगेंस्ट क्या किया, उसने सूट फाइल कर दिया। एंड स्ट्राइक्स आउट द एंडोर्समेंट कार्ड ऑफ बी विदाउट द कंसेंट ऑफ डी, डी से पूछे बिना उसका जो एंडोर्समेंट था वो भी कैंसिल कर दिया। सो दिस सेक्शन डिस्ट्रॉयज द रेमेडीज टू अवेलेबल टू डी, कि डी के जो भी राइट्स थे अगेंस्ट सी एंड बी वो दोनों क्या हो गए, वैनिश हो गए। क्लियर? Next one is negotiation back. When a negotiable instrument after many negotiations comes back to an earlier endorser before its maturity, it is called negotiation back. राइट, कि कहते अगर काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो वापस पहले वाले एंडोर्सर के पास आ जाता है उसकी मेच्योरिटी से पहले, सो वो क्या होता है, इट्स नेगोशिएशन बैक। For example, A negotiates a bill to B, B to C, C to D, and D to A. In this case, B, C, and D will not be responsible to A. Right? क्योंकि A ने negotiate कर दिया बिल B को, B उस टाइम पे होल्डर बन गया, सो B ने क्या किया, C को कर दिया, C ने D को कर दिया, एंड D ने A को कर दिया। सो B, C, and D will not responsible to A. Right? क्योंकि वो बिफोर मैच्योरिटी किसके पास आ गया, वापस पहले वाले एंडोर्सर के पास ही आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, स्टोलन एंड लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। A person who steals or finds a lost negotiable instrument does not acquire a title to the instrument. उसको क्या है, टाइटल रिसीव नहीं होता। He has no right to enforce payment on it against any party connected with the instrument. Right? उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो पेमेंट क्या कर सके, एनफोर्स कर सके। इफ ही obtains पेमेंट ऑन इट, ही इज लाइबल टू रिटर्न इट टू द ओनर। राइट, कि अगर उसको उस पर पेमेंट मिल भी जाती है तो वो क्या करेगा, लाइबल होगा कि वो वापस क्या करेगा, ओनर को रिटर्न करेगा। क्लियर? सो दिस इज स्टोलन एंड लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय coercion and or fraud. If a negotiable instrument is obtained by coercion and fraud, the person defrauding is not entitled to enforce payment on such instrument. Right? तो जो भी पर्सन क्या होगा वो उन पे पेमेंट नहीं क्लेम कर सकता। राइट? नेक्स्ट वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कंसीडरेशन. It is presumed that every negotiable instrument is made or drawn for consideration unless otherwise is proved. The defense of failure of consideration is available only between immediate parties of the instrument and not between remote parties. Right? कि कहते जो अगर कंसीडरेशन होगी वो जो इमीडिएट प्रायर पार्टीज के बीच में अगर नहीं भी होगी तो चल जाएगा, बट जो रिमोट पार्टीज होंगी उनके बीच में कंसीडरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेजेंटमेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट क्या होती है? Presentment of a negotiable instrument means showing it to the drawer, acceptor or maker for any of the following with acceptance, sight and payment.
राइट कि उसको ड्रॉअर को दिखाना, एक्सेप्टर को दिखाना या मेकर को दिखाना, किस पर्पज के लिए? फर्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस, सेकंड वन इज साइट और थर्ड वन इज पेमेंट. सो फर्स्ट वन इज प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस. प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस क्या होता है? Only a bill of exchange payable after sight needs to be presented for acceptance, right? Payable after sight. Through acceptance, the drawee signifies his assent to the order of the drawer that he will honor the bill at the appropriate time, right? कि क्या करेगा? एक्सेप्टेंस के थ्रू वो क्या करेगा? ड्रॉई को बताएगा कि मैंने जो ड्रॉअर का बिल है वो क्या कर लिया? अप्रोप्रिएट टाइम में एक्सेप्ट कर लिया. Only from the time of acceptance the drawee gets a liability on the instrument, right? कि जब उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी तभी ड्रॉई क्या कर सकता है? उस पे लाइबल हो, उस लाइबिलिटी के लिए लाइबल होगा. The essentials of a valid acceptance are: it may be written on the bill accepted across the face or neck of the bill. बिल के ऊपर क्या मेंशन होना चाहिए? accepted लिखा होना चाहिए. It must be signed by the drawee personally or by duly authorized agent. The accepted bill must be delivered to the holder. Clear? A bill payable on demand or payable after a certain date or after some number of days need not be presented for acceptance, right? कि अगर कोई बिल पेबल ऑन डिमांड है या पेबल आफ्टर a certain date है, वो एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट नहीं किया जाएगा. But for a bill payable some period after sight, the bill on which there is a provision that it should be presented for acceptance before it is presented for payment, right? कि अगर कोई बिल है जो कि आफ्टर साइट जिसकी पेमेंट होगी, उस बिल को क्या है? एक प्रोविजन है कि वो पेमेंट से पहले उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है. क्लियर? नाउ मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस. An acceptance may be classified into general or qualified. First one is general acceptance. When the drawee while accepting the bill does not add any condition or qualification to it, right? यानी वो क्या होगा? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगी, उसको क्या बोलेंगे? जनरल एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. When the acceptance is subject to some qualification or conditions, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? qualified acceptance. Qualified acceptance can be treated as non-acceptance or dishonor by the holder. Instead, if he takes it as an acceptance, it is as his own risk, right? A qualified acceptance may be in any of the following ways. फर्स्ट वन इज कंडीशनल हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, क्वालिफाइड एज टू प्लेस, राइट? प्लेस के लिए कोई कंडीशंस हो सकती हैं, टाइम के लिए कंडीशंस हो सकती हैं. एंड एक्सेप्टेंस बाय सम ऑफ द ड्रॉइज बट नॉट ऑल, कि कुछ ड्रॉइज ने एक्सेप्ट किया है बट सारे जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस टू होम, कि अगर एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने हैं तो किसको करेंगे? To the drawee or his duly authorized agent, to his legal representative if the drawee is not alive, या उसका असाइनी होगा if the drawee has become declare insolvent, to all the drawees if there are several drawees, to the drawee in case of need. Clear? Next, when the presentment for acceptance excused, कि अगर presentment for acceptance accused कब की जा सकती है? The drawee is a fictitious or incompetent person, कि जो person drawee है वो क्या है? fictitious है या incompetent person है. The drawee is dead or insolvent. Clear? The drawee is not found after a reasonable search. अगर वो fictitious identity है तो वो हमें अगर नहीं मिल रहा. Even when the presentment is irregular and acceptance is refused on some other ground, right? कि जो presentment है वो क्या है? irregular है and उसकी acceptance को किसी और reason की वजह से refuse किया गया है. Clear? नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास एक्सेप्टर फॉर ऑनर. एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है? A stranger to a bill normally cannot accept the bill. कहते हैं एक stranger normally accept नहीं कर सकता,
right? However, when a bill payable after sight is dishonored by non-acceptance, the holder of the bill can allow anyone to accept the bill on behalf of the drawer or any person other party to the bill. उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, राइट? कि अगर बिल पेएबल आफ्टर साइट है, वो नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर हो गया, तो होल्डर जो होगा वो किसी पर्सन को ड्रॉर के बिहाफ पे अलाउ कर सकता है फॉर ऑनर द बिल। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रेजेंटमेंट फॉर साइट। प्रेजेंटमेंट फॉर साइट का क्या मतलब है? A promissory note payable after sight must be presented to the maker in order to fix its maturity, right? कि साइट पे क्यों प्रेजेंट किया जाता है, मेकर के को इसलिए प्रेजेंट किया जाता है so as to fix its maturity. If the maker could not be found even after a reasonable search, presentment is excused and the note instrument may be treated as dishonored. The presentment should be made on a business day during the business hours. Business days means Monday to Friday, or business hours means 9 to 5 p.m. Right? Next one is presentment for payment. Promissory note, bills of exchange and checks have to be presented for payment to the maker, acceptor and drawee as the case or on behalf of the holder. Right? कि ये ज़रूरी है, तीनों को present किया जाना चाहिए for payment. If default is made, the parties other the parties primary liable are discharged of their liability. अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट होता है तो ये मेन पार्टीज को छोड़ के जितनी भी जो प्रायर पार्टीज होंगी वो क्या कर जाएंगी, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी। क्लियर? दिस इज प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट फॉर ऑनर। अभी पेमेंट फॉर ऑनर क्या होता है? कहते हैं व्हेन अ बिल इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंड लेटर डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, it can be paid by any other party for the honor of the drawer or drawee after declaring before a notary public as whose honor he is paying. This is called payment for honor, right? कि कहते अगर बिल जो है ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया एंड बाद में उसने नॉन पेमेंट की वजह से वो बिल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया एंड उसके जो ड्रॉर और ड्रॉई के ऑनर को सेव करने के लिए किसी और पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सो वो क्या हो जाएगा हमारा पेमेंट फॉर ऑनर। क्या होगा वो हमारा पेमेंट फॉर ऑनर। नेक्स्ट वन इज डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, राइट? Whereas a promissory note can be dishonored only by non-payment. Bill of exchange में acceptance भी important है। Notice of dishonor. When a negotiable instrument is dishonored, the holder has to give a notice of dishonor to all the prior parties liable on the instrument, right? कि जो holder होगा वो क्या करेगा, notice of dishonor भेजेगा जितनी भी parties liable होंगी। In case of failure to give notice of dishonor, all the prior parties liable thereon are discharged of their liability, right? कि अगर वो नोटिस नहीं भेज पाता किसी रीजन की वजह से, तो जितनी भी प्रायर पार्टीज होंगी वो अपनी लाइबिलिटी से क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। द notice is to be given by the holder of any of the parties liable to the instrument to the prior parties. क्लियर? कहते जो नोटिस दिया जाना चाहिए किसके थ्रू दिया जाना चाहिए, बाय द होल्डर, जितनी भी प्रायर पार्टीज लाइबल हैं उन सबको। नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब डिस्चार्ज होता है? A negotiable instrument is said to be discharged when all the rights of action under it are completely extinguished and it ceases to be negotiable. All the rights of action are
considered to be completely extinguished only when all the parties liable on the instrument are discharged of their liabilities. right कि discharge कब होगा negotiable instrument, जब जितनी भी parties liable हैं वो सब अपनी liabilities से discharge हो जाएंगी, तब हम मानेंगे कि जो हमारा negotiable instrument है वो क्या हो गया, discharge हो गया. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हुंडीज. हुंडीज क्या है, शॉर्ट नोट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द टर्म हुंडी इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड हुंड विच मीन्स टू कलेक्ट. हुंडीज कहते हैं आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट दे आर रिटन इन अ वर्नेकुलर लैंग्वेज. They are governed by local usages and customs, but when there is no customary rule on a certain point, then उस केस में provisions of negotiable instrument act apply. right. What are the different kinds of hundis? Hundis can be broadly divided into two types: darshani hundi, which is payable at sight, and muddati or miyadi hundi, which is payable after a specified period. क्लियर. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शॉर्ट नोट के लिए प्रिपेयर करना है आपने. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. थैंक यू सो मच.